हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे, अगर आप सभी लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो और आप सभी का एग्जाम जो है 22 फरवरी को है, ठीक है, यानी 22 फरवरी के दिन आप सभी का हिंदी का पेपर है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे 22 फरवरी को आने वाला हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर हम आप सभी को बताएंगे, जो कि 100% बिल्कुल ऐसा ही आएगा आप सभी के 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर। अगर आप सभी लोग मात्र इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का हिंदी में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। आप सभी को यहाँ पे पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, पूरे पेपर की सॉल्यूशन हम आप सभी को बताएंगे, पूरे पेपर को हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कैसे आप सभी को हिंदी के पेपर के दिन आपको हिंदी के क्वेश्चनों को लिखना है, जिससे आप सभी को पूरे के पूरे जो है नंबर मिले, आपका आधा नंबर भी किसी भी क्वेश्चन पे न कटे। पूरा का पूरा हम आपको लिखित रूप से बताएंगे, लिख करके बताएंगे कैसे आपको लिखना है, ठीक है। और अभी का अभी आप सभी लोग मात्र हिंदी के इस पेपर को तैयार कर लो। ये 100% गारंटी कि आप लोग हिंदी में बिल्कुल टॉप कर जाओगे, टॉपर बन जाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हम आपको पेपर बताने वाले हैं ये 100% बिल्कुल वायरल पेपर है, और ये आप सभी के 22 फरवरी के जो आएगा आप सभी का हिंदी का पेपर बिल्कुल सेम इसी तरीके से आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो संकेत का पेपर है ये 801 DE है, जो बहुत ही वायरल संकेत है, ठीक है। पेपर कोड है जो हर साल आपके पेपर में आता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को यही पेपर बताएंगे। आप लोग इस जो है पेपर कोड को नोट करके रख लीजिए कहीं इंपॉर्टेंट नोट्स पे, ठीक है। अगर आप सभी का ये पेपर 22 फरवरी को आ गया बिल्कुल सेम, तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसी वीडियो पे क्लिक करके कमेंट बॉक्स में हमें थैंक यू जरूर कहना है। और देखिए आप सभी को, यानी अगर आप लोग इस मात्र पेपर को तैयार कर लिए तो आप लोग 22 फरवरी के दिन बिल्कुल हिंदी में धुआं करके आओगे, आग लगा कर आओगे, पूरे के पूरे आंसर आप लोग छाप कर आओगे, 70 में 70 लेकर के आओगे, ठीक है। आप सभी को इस बार चाहे जो हो जाए पूरे के पूरे हिंदी में 70 में 70 नंबर ला करके आप लोगों को इस बार 98% बनाना है, ठीक है। 98% बनाकर आपको बिल्कुल स्टेट रैंक में चले आना है, यानी बिल्कुल आपको हम टॉपर बनाकर ही छोड़ेंगे। आप लोग मात्र अगर हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो ये 801 DE पेपर को जरूर आप लोग तैयार कर लीजिए, बिल्कुल हिंदी में टॉपर बन जाओगे। सबसे पहले आपको अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है, और ये है आप सभी का 2024 हिंदी का पेपर, ठीक है। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपको समय मिलेगा 22 फरवरी के दिन हिंदी के पेपर में, वो 3 घंटे 15 मिनट की समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आपको इन 15 मिनट में क्या करना है, इस प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ लेना है। अगर जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को 22 फरवरी से पहले देख रहे हैं, वो इस पेपर को, ये मेरी गारंटी कि 250 पे ही करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही सभी क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लिए हैं, ठीक है। और ये पूर्णांक जो है 70 का है, अगर अभी से तैयार कर रहे हो तो पूरे 70 में 70 छापोगे। सबसे पहले कुछ निर्देश दिए, प्रारंभ के 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न पत्र में जो है 2 खंड है, खंड अ है, खंड ब है, ठीक है। 2 खंडों में विभाजित है। खंड अ जो है इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए, जिसका आंसर आपको OMR शीट पे लिखना है, और जो कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इस तरीके से इसका जो OMR शीट पे आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है, वो आपको बाल पॉइंट पेन, यानी इस तरीके से जो डार्ट पेन रहेगा उससे आप सभी को देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे खंड अ आता है, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, झूठा सच किस विधा की रचना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले की विधा ही पूछ रखा है। अब देखिए विधा का मतलब क्या है कि ये जो झूठा सच है ये क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, ठीक है। नाटक है, रेखा चित्र है, या ये क्या है, आत्मकथा है, ठीक है। तो देखिए ये झूठा सच ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा पेपर में। ये जो झूठा सच है, ठीक है, ये क्या है, उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। और ये क्या है, यशपाल जी का है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, और आप सभी को देखिए विधा वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। जब भी आप लोग कोई रचना याद कीजिए तो आप लोग उसकी विधा को जरूर याद कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक स्टूडेंट इसी वाले क्वेश्चन में करके आते हैं हर साल, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, अनंत आकाश के रचनाकार हैं, कौन है, धर्मवीर भारती है, जयप्रकाश भारती है, जयशंकर प्रसाद है, यशपाल है, ठीक है। तो ये जो है जयप्रकाश भारती जो है वो अनंत आकाश के रचनाकार हैं।
नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है उसको आप सभी को लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र है। ठीक है, देखिए ये गलत है क्योंकि गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र नहीं है। ठीक है, इसके रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते, ये भी गलत है, आलोचना साहित्य के जनक इनको नहीं माना जाता है। इसके बाद सी क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। तो ये जो है सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, क्योंकि गेहूं और गुलाब ये निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन की पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। ठीक है, मथुरा नाथ शुक्ल या लल्लू लाल है या सदल मिश्र है या इंशाल्लाह खां है। ठीक है, तो ये जो है पंचांग दर्शन के रचनाकार वो मथुरा नाथ शुक्ल है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पांचवा है, सारंगधर रचनाकार है। ठीक है, सारंगधर के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे परमाल रासो है, हमीर रासो है, खुमार रासो है या बिसल देव रासो है। ठीक है, तो ये जो है सारंगधर के रचनाकार हमीर रासो है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नंबर 6, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है। ठीक है, तो छायावादी युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां है वो है श्रृंगार और प्रेम वेदना। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुक्लेत्तर युग के लेखक कौन है। तो शुक्लेत्तर युग के लेखक कौन है, पहला ऑप्शन है वासुदेव सर अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी और श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल जो है ये शुक्लोत्तर युग के लेखक है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। आठवां क्वेश्चन है, साकेत किस युग की रचना है। ठीक है, तो देखिए साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है और मैथिली शरण गुप्त जो थे वो किस युग के लेखक थे, तो वो द्विवेदी युग के कवि थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। देखिए फिर से यहाँ पे विधा पूछ रखा है कि जो भारत दुर्दशा है वो जीवनी है, आत्मकथा है, रेखाचित्र है या एकांकी है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एकांकी विधा की रचना है। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। इससे पहले हम आप सभी को बता दें, अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो और आप लोग पास होना चाहते हो तो हमारे चैनल पे ठीक है सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है। आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आ जाना है, वहां से आप सभी को मिल जाएगा सभी ट्रिक की वीडियो। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको प्लेलिस्ट दिखेंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 100% आप लोग अगर उस ट्रिक को लगाओगे तो जरूर पास हो जाओगे। यहाँ पे देखिए बिहारी किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल के, रीति काल के, भक्ति काल के या जो है आदिकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिहारी जो है ये रीति काल के कवि है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाना वाहन नाना बेसा बेसे शिव समाज निज देखा, को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु बाहु। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, इसमें रस पूछ रखा है। तो देखिए ये हम आप सभी को बता दें कि ये जो उदाहरण है नाना वाहन नाना बेसा, ये जो है ये हास्य रस का उदाहरण। ठीक है, यानी यहाँ पे नाना वाहन नाना बेस, जो उसके बेस है वो यानी कुछ अजीब टाइप के बेस बनाया हुआ है जिससे लोगों को देखने में हंसी आ रही है। ठीक है, जैसे लोग जोकर को देखते हैं तो क्या करते हैं, लोग हंसते हैं, तो उसी तरीके से लोग क्या है कि अजीब प्रकार से यानी कई प्रकार के वेश को देख करके वो हंस रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। यही कहीं पर बिखर गई है भग्य विजय माला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अलंकार पूछ रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यही कहीं पर बिखर गई है भग्य विजय माला सी, यानी यहाँ पे विजय माला की तरह बिखरना, यहाँ पे क्या है तुलना किया जा रहा है, विजय माला से तुलना किया जा रहा है। ठीक है, तो जहां पे भी तुलना किया जाता है, जहां उपमेय में उपमान का ठीक है तुलना या संभावना व्यक्त किया जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 13 क्वेश्चन है, रोला किस प्रकार का छंद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर है आप लोग का जो है 22 फरवरी के दिन बिल्कुल पेपर के सभी क्वेश्चन छपे रहेंगे। ठीक है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा पेपर यही आएगा। समझिए आप सभी लोग कि यही पेपर आपका आने वाला है। रोला किस प्रकार का छंद है। ठीक है, विषम मात्रिक छंद है, अर्धमात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद है या इनमें से कोई नहीं। रोला छंद जो है ये सम मात्रिक छंद है। आपको रोला और सोठा 2 छंद पढ़ना है क्लास 10th में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है।
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है। अब देखिए उपसर्ग पूछ रखा है, शब्द यहाँ पे निर्जन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसे आधा रहेगा ना तो इस तरीके से हलंत लगा रहेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे धनुष का पर्यायवाची शब्द है। धनुष की जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होता है, तो वो कोदंड होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तस्याम में विभक्ति और वचन है, ठीक है। तस्याम में विभक्ति और वचन कौन है, तो यहाँ पे देखिए जो तस्याम है उसमें, ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। हमारे चैनल पे विभक्ति पहचानने की ट्रिक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कर। क्वेश्चन नंबर 17 है, खरदर्शन में कौन सा समास है। समास पूछ रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कौन सा समास है, तो इसमें क्या है, द्विगु समास है, ठीक है। यानी इसको खरदर्शन ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यानी 6 दर्शनों का बात किया गया है, इसलिए यहाँ पे संख्यावाचक है। जहाँ पे संख्यावाचक होता है वहां पे द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा। वाक्य में उद्देश्य है, ठीक है, क्या है, यानी इसमें उद्देश्य क्या है, कौन भेजा, तो पिताजी ने, तो ये क्या है, उद्देश्य। ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद 19 क्वेश्चन है, कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। इस तरीके से ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर रट लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 50 नंबर में है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया है और ये 21 क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 6 नंबर का आप सभी के पेपर में आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए दिया है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 100% छपने वाला है इस बार, ठीक है। मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र जो है एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो, या इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक है, ठीक है। वांछनीय नहीं है कि 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति मित्रता रही है। और राम धीर और शांत, ठीक है, प्रकृति के थे। लक्ष्मण उग्र और उद्दत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, ठीक है। उदार तथा उचाशय, कड़ और लोभी। दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दिया है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए हुए। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो गद्यांश दिया इसका आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले शुरुआत कैसे करना है, टॉपर कैसे लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे नंबर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 21 लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको गद्य हेडिंग लिखना है। गद्य में आपको आगे के 2 वर्ड मित्रता के लिए, ठीक है, आगे के 2 वर्ड डैश डैश खूब निभी, यानी पीछे के 2 वर्ड, लास्ट के 2 वर्ड को आप सभी को ऐसे लिख देना है। मित्रता के लिए खूब निभी, ऐसे आप सभी को लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि संदर्भ लिखने के लिए। संदर्भ में आप सभी को यानी पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि बार बार मित्रता आ रहा है, मित्र आ रहा है, ठीक है। तो आपको पहचान जाना है कि ये जो यानी पाठ का नाम है, इसके पाठ का नाम, ठीक है, पाठ का नाम मित्रता ही है, ठीक है, मित्रता है। और जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। लेखक क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए आपको लिखना कैसे है, तो यहाँ पे मित्रता के लिए खूब निभी लिख दिया आप लोगों ने, संदर्भ हेडिंग लिख दिया। पहला है क्वेश्चन नंबर, ये पहला है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ऐसे आप सभी को पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और इसी तरीके से आप लोग संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश का मतलब आपको उन्हीं लाइन की व्याख्या करना है जिसके नीचे ये ब्लैक वाली लाइन दिया है, ठीक है, अंडरलाइन। तो आप सभी को देखिए व्याख्या में क्या होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको दूसरा हेडिंग लिखना है। और आपको ये जो लाइन दी है इन्हीं के बारे में लिखा, यही लाइन लिखा जाता है, सिर्फ आपको थोड़े से अपने शब्दों में बनाकर लिखना होता है। कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लिखना है।
और शुरुआत करना है। लेखक कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है। ठीक है, और यदि वे ऐसा नहीं समझते हैं तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा 22 फरवरी के दिन। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इसमें से ढूंढ कर लिखना होता है। जैसे राम और लक्ष्मण दिया है तो आपको ये कॉमन वर्ड को पकड़ना है और यहाँ पे आ जाना है गद्यांश में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गए राम, ठीक है, और यहाँ पे आ गए, यानी यहाँ पे राम है और यहाँ पे आ गए लक्ष्मण जी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से, यानी राम धीर और शांत प्रकृति के थे, स्वभाव के थे। ठीक है, और लक्ष्मण जो थे वो उग्र और उद्दत स्वभाव के थे। तो इस तरीके से ये पूरा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको थर्ड क्वेश्चन के आंसर को ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, ये हो गया ट्रिक, आपको ऐसे ट्रिक भी लगाना है क्योंकि हर एक चीज आप सभी को रटना नहीं है, कुछ आपको ट्रिक से भी समझना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरा गद्यांश दिया है, यानी आप लोग इस गद्यांश को, तीनों क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो इसको कीजिए, अदरवाइज आप लोग ये जो अथवा वाला है इसको कीजिए। ठीक है, अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम क्या है, स्वार्थ है। अब देखिए यहाँ पे अहिंसा और हिंसा इस तरीके से आ गया तो हम आपको ट्रिक बताए थे गद्यांश पहचानने के ट्रिक कि ये किस पार्ट से हो जाएगा, तो ये भारतीय संस्कृति पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संस्कृति पाठ से हो जाएगा और इसके लेखक जो हो जाएंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, इसके लेखक, यानी ये हो गया पाठ का नाम और ये हो गया लेखक, तो आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसको हमने कई बार बताया हुआ है इसलिए हम आपको बार बार इसको नहीं बताएंगे। ठीक है, आप सभी लोग हमारे चैनल पे इससे पहले जो हिंदी के पेपर है 10 सेट पेपर, उसको आप लोग प्लेलिस्ट से तैयार कर लीजिएगा। पूरा हम 22 फरवरी हिंदी की पूरी तैयारी की प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया, वहां से आप लोग के जाकर देख लीजिएगा, तैयार कीजिएगा, हिंदी में बिल्कुल टॉप करोगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 2 पद्यांश है, आपको किसी एक पद्यांश के ही क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। पहला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश है। ठीक है, ये क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, और ये 100% इस बार 22 फरवरी के पेपर में आएगा। जाके कृपा पगु गिरी लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुन गूंग पुण्य बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करना में बार बार बंदो ती पाई। ठीक है, इस तरीके से दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन में है संदर्भ लिखने के लिए। अब आपको लिखना कैसे है, देखिए आप सभी को इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 22 का क पद है तो आपको आगे के 2 वर्ड चरण कमल डैश डैश नहीं पाई लिख देना है। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड या पद खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के जो रचयिता है वो कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब आपको सिर्फ यहाँ से बहिरों से लेकर के पाई तक की व्याख्या करना, जिसके नीचे अंडरलाइन है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी को मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधा जो व्यक्ति है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है, और बहरा जो है, जो जिसको कान से नहीं सुनाई देता था बहरा व्यक्ति, वो भी सुनने लगता है। किसकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से। ठीक है, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण कर चलने लगता है। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा तैयार कर लेना है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कि चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चरण कमल बंदो हरिराई में जो है रूपक अलंकार यानी भेद रहित आरोप है। यहाँ पे कमलवत चरणों की वंदना की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भेद रहित आरोप है। श्री राम प्रभु के जो चरण है उसका जो भेद रहित आरोप किया जा रहा है वो कमल से किया जा रहा है। तो इस तरीके से इसमें रूपक अलंकार है। और अगर ये भी पूछ देगा कि बार बार बंदो तीपाई में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे आप लोग को तैयार कर लेना है कि अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें ब की 2 बार आवृत्ति 3 बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, बार बार आवृत्ति हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो ये आपको समझ जाना है।
उसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वो दौड़ दौड़ करता था रण वो मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यानी रक्त का प्यासा था, चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना का रखवाली था। अब ये सब सेना, रक्त का प्यासा, ये लोग कैसे रह सकते हैं, यानी इसमें क्या है कि इसमें युद्ध की बात कही गई है। ठीक है, तो आप सभी को इसको समझ जाना है कि ये जो है ये पाठ जो है ये हल्दी घाटी पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके जो कवि हैं वो श्याम नारायण पांडे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप सभी का पाठ का नाम और ये हो गए कवि। तो आपको इसको तैयार कर लेना है। इसको हमने कई बार बताया हुआ है, इसलिए आपको इस वीडियो में हम नहीं बता पाएंगे। इसके बाद उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है। देखिए रस क्या है, इसमें क्या है, इसमें युद्ध की बात कही गई, उत्साह की बात कही गई है। ठीक है, जहां पर इस तरीके से उत्साह आप सभी को नजर आ रहा हो, ठीक है, यानी ये लग रहा है कि इसमें उत्साह की बात कही गई है, तो वहां पे क्या सा रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आपको संदर्भ पे और 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह अस्माका संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ठीक है, यहाँ से लेकर के दिया हुआ है कहाँ तक, दृढ़ता चेती तक दिया हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, देखिए संस्कृत आपको गद्यांश ऐसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 23 लिखना है, संस्कृत गद हेडिंग लिखना है, अस्माका संस्कृति डैश डैश दृढ़ता चेती। ठीक है, संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृतियां नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसमें जो भारतीय संस्कृति के आदर्शों का वर्णन किया गया है। ठीक है, हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अस्माका संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यानी हमारी संस्कृति जो है सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और शक्ति प्राप्त करती है। यह हट नहीं है कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, ठीक है, सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में संभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, अथवा क्या है कि तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय। ठीक है, यहाँ से लेकर राष्ट्रम तक दिया है, अस्माकम राष्ट्रम तक। अब ये देखिए जो है ये बीरा बीरेण पूज्यते पाठ से है। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको हमने कई बार बताया हुआ है। ठीक है, हिंदी के आपको जो प्लेलिस्ट बना है उसमें देख लेना है। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे मिलेंगे और 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया है, माता गुरुत्वा भूमे खात पितोच्च स्तर्था मनः शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी त्रिणात। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ। अब देखिए क्या हो जाएगा, कैसे आप सभी को पूरा लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 24 संस्कृत पद, ठीक है, या श्लोक माता गुरुत्वा बहुतरी त्रिणात। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत पद खंड में जो है संकलित जीवन सूत्रावली नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तैयार कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। युधिष्ठिर उत्तर देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है। ठीक है, और आकाश से भी अधिक ऊंचा कौन है, पिता है, और वायु से भी अधिक त्रिगामी यानी तेज शीघ्रगामी मन है। यानी मन हमारा जो है हमारा आप सभी का बहुत ही तेज चलता है। ठीक है, जो मन है ना वो वायु से भी तेज चलता है। अभी आप सभी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो, थोड़ी देर में आप लोग अपने नाना के घर सोचोगे, नानी के घर सोचोगे, जहाँ जहाँ गए रहोगे वहां की बात सोचने लगोगे। ठीक है, इतना तेज आप लोग सोचोगे कि उतना तेज हवा भी नहीं चलता है। ठीक है, तो इसलिए जो मन है वो बहुत ही त्रिगामी होता है। ठीक है, तेज होता है, शीघ्रगामी होता है। तिनकों से भी अधिक ज्वलनशील चिंता होती है, यानी जो
तिनके हैं उससे भी अधिक ज्वलनशील जो है वो चिंता होती है। जो लोग चिंता करते हैं ना, वो लोग ऐसे इस तरीके से वो बर्बाद हो जाते हैं कि उनको समय ही नहीं लगता है। तो इस तरीके से क्या है, आपको तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है जो है मरणम मंगलम, इसको हमने कई बार बताया हुआ है। ठीक है, ये वाराणसी चैप्टर से, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पे आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से बस एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, 3 नंबर का है, 3 पेज में लिखना है। और ये जो चीजें होती है ये जिला वाइज होती है, आपको अपने जिले के हिसाब से ही तैयार करना है। ठीक है, आप सभी लोग किस जिले के हो, ठीक है, उसी हिसाब से आपको तैयार कर लेना है। देखिए, आप सभी लोग कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, हम कौन सा याद करके एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग देखिए, इसका आंसर आप सभी को, आपके पास क्वेश्चन बैंक रहेंगे उसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए, ये मुक्तिदूत खंड काव्य जो है ये किस किस जिलों में आएगा, तो ये बस्ती, आगरा, ठीक है, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव जिलों के लिए निर्धारित किया गया है ऐसे। ठीक है, ये मुक्तिदूत वाला जहां यानी जितने लोग यहाँ से हैं, इन जिलों से हैं, वो ये मुक्तिदूत खंड काव्य को तैयार करके जाएंगे। और बाकी यहाँ पे देखिए, ये जो ज्योति जवाहर खंड काव्य है, ठीक है, जिसके यहाँ पे लेखक देवी प्रसाद शुक्ल राही हैं। ठीक है, ये जो है कहाँ कहाँ पे आएगा, तो कानपुर के स्टूडेंट इसको तैयार करेंगे। ठीक है, प्रतापगढ़ के, मिर्जापुर के, ललितपुर के, रामपुर के, गोंडा जिलों के लिए, और ये सोनभद्र जिलों के लिए भी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जितने भी स्टूडेंट इन जिलों से हैं तो वो ज्योति जवाहर खंड काव्य को तैयार करके जाएंगे। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको तैयार करके जाइए। इसके बाद देखिए बाकी जो अग्र पूजा है, जिसके यहाँ पे लेखक पंडित राम बहोरी शुक्ल हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये प्रयागराज के स्टूडेंट अग्र पूजा के बारे में लिखेंगे, आजमगढ़ के स्टूडेंट और मथुरा जिले के स्टूडेंट। ठीक है, इसको तैयार करके जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और बाकी इसके बाद देखिए नेक्स्ट जिले के स्टूडेंट जो हैं, यहाँ पे देखिए मेवाड़ मुकुट जो है, ठीक है, इसके लेखक यानी पंडित गंगा रत्न पांडे हैं, जो कि बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच जिलों के लिए निर्धारित है मेवाड़ मुकुट। ठीक है, तैयार कर लीजिए। यानी इन सब जिलों के स्टूडेंट मेवाड़ मुकुट खंड काव्य को तैयार करके सिर्फ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जय सुभाष जो है, इनके जो लेखक हैं वो विनोद चंद्र पांडे विनोद है। ठीक है, ये जो है जय सुभाष, ये लखनऊ के लिए आएगा, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई जिलों के लिए जय सुभाष आएगा। ठीक है, यहाँ के स्टूडेंट जय सुभाष खंड काव्य को तैयार करके जाएंगे। देखिए मातृभूमि के लिए यानी मातृभूमि डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी हैं, गोरखपुर, मुरादाबाद, यहाँ पे शाहजहांपुर, ठीक है, लखीमपुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर जिलों के लिए ये मातृभूमि निर्धारित है। देखिए कड़ जो है केदारनाथ मिश्र प्रभात है इनके, अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा जिलों के लिए कड़ आएगा। ये जो तुमुल है, ठीक है, ये श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया है, वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं जिले के लिए ये तुमुल खंड काव्य है। तो इस तरीके से हमने सभी खंड काव्य जितने भी जिले हैं, ठीक है, उनके हिसाब से हम आपको खंड काव्य बता दिए। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये 100% समझ में आ गया होगा कि ये किस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आप सभी लोग किस जिले के हो, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा खंड काव्य तैयार करके जाना है, याद करके जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से कह दिया है मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि, कड़, कर्मवीर, तुमुल। ठीक है, इस तरीके से कर्मवीर ऐसे कह दिया है, आपको किसी एक पे तैयार करके जाना है जो आपको पढ़ना है। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या गया कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं का भी नाम लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर का है। पहला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद तो बिल्कुल कंफर्म है और इसको हमने कई बार बताया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको बताएंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय। देखिए क्या हो जाएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय, आपको जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म जो हुआ था वो 1894 ईस्वी में जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम पद्मलाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। ठीक है, इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था।
परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। और बीए पास जो है करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित कराना प्रारंभ किया। बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इनकी कविताएं जो है वह स्वच्छंदतावादी थी, जिन पर अंग्रेजी जो कवि थे वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिचलित होता है। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन है। साहित्य का ये महान साधक सन 1971 ईस्वी में ये प्रलोकवासी हो गए, यानी ये भगवान को प्यारे हो गए, मर गए। इसके बाद रचनाएं क्या है? बख्शी जी की कृतियां जो है वो निम्न है। निबंध संग्रह है, यहाँ पे प्रबंध परिजात, पंचपात्र, पद्यवन, मकरंद और बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने इनके काफी फेमस है, निबंध संग्रह। और देखिए यहाँ पे आपको ये जो है ये विधा भी बताते जा रहे हैं हम आपको, कहानी है झलमल्ला, झलमल्ला और यहाँ पे अंजलि। इसके बाद आलोचना है विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य, विमर्श साहित्य, साहित्य शिक्षा, और इसके बाद हिंदी उपन्यास साहित्य और हिंदी कहानी साहित्य। अनुवाद है पाश्चित्य, उन्मुक्त का बंधन, काव्य संग्रह है सतदल और अश्रुदल, इस तरीके से आप लोग पूरा तैयार कर लो। और जब आपके पेपर में जीवन परिचय आएगा तो आपको इसी तरीके से लिखना है, इनकी रचनाओं को भी ऐसे लिखना है, तभी आपको 5 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो आप लोग इस तरीके से लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसके बाद 26 का ख क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है आपको तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। यहाँ पे रसखान है, रामनरेश त्रिपाठी है और केदारनाथ सिंह है। तो आप सभी को इनका तैयार कर लेना है। इसको हमने कई बार बताया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सभी को वही जो है श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसमें जो नहीं आया है वो है जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। और आपको देखिए श्लोक कैसे लिखना है पेपर में, अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आप लोग को संस्कृत में गद्यांश पद्यांश कैसे लिखा जाता है तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। कैसे लिखेंगे आप लोग कि आपको 2 नंबर पूरे श्लोक पे मिल जाएंगे। और कैसे लिखोगे आप लोग गद्यांश पद्यांश का संस्कृत में जो है व्याख्या, संदर्भ, जिससे आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 4 नंबर का देखिए क्वेश्चन आपके पेपर में आता है प्रार्थना पत्र। 28 नंबर पे क्वेश्चन रहेगा कि अपने विद्यालय में नई पुस्तकें मंगवाने हेतु आपको प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे लिखना प्रारंभ करना है जिससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये 28 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले की पत्र लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 28, सेवा में कामा प्रधानाचार्य जी, यहाँ पे आपको अपनी स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है। इसके बाद विषय पुस्तकालय में नई पुस्तक मंगवाने हेतु महोदय कामा सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तक उपलब्ध नहीं है, किताबों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है और अतः पुस्तक जल्द उपलब्ध कराने की कृपा करें। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको धन्यवाद लिखना है। यहाँ पे जो भी डेट आप लोग एग्जाम जिस दिन दोगे वो डेट आपको लिख देना है। बाकी यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपको नाम नहीं लिखना है बोर्ड के पेपर में, तो इसमें आपको क ख ग लिखना है। नाम के जगह पर क्लास जो भी उसको लिख देना है, ऐसे पूरा लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे पत्र लेखन है, जिलाधीश न्यायालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु उनके एक आवेदन पत्र लिखे। दोनों में से आप लोग किसी एक को लिख सकते हो अथवा में, जो हमने आपको पहला बताया वही इंपॉर्टेंट है, वही सरल है, तैयार कर लीजिएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको किस में देना है, संस्कृत में देना है। 2 नंबर का, 1-1 नंबर का। क्या दिया, पहला कि वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता, यानी वाराणसी नगरी जो है कहाँ पे स्थित है, किसके किनारे स्थित है, तो वाराणसी गंगा या कूले स्थिता, गंगा के किनारे स्थित है। बीरा केन पूज्यते, बीरा बीरड़ पूज्यते, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लेना। सिर्फ 2 क्वेश्चन का ही आपका आंसर लिखना है, यहाँ पे हम आपको चारों का आंसर बता दे रहे हैं।
अमुखोपि क स्फुट वक्ता भवति। तो देखिए यानी बिना मुख का कौन स्पष्ट बोल सकता है, तो वो पत्रम बोल सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है नीच संज्ञेन क वर्धते, यानी नीचों की संगति करने से क्या बढ़ता है, तो नीच संज्ञेन जो है दुःशीलता वर्धते। ठीक है, दुःशीलता बढ़ती है। आपको पूरा ऐसे लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, 7 नंबर का आपके पेपर में आएगा और यहाँ पे देखिए पूरा 4 निबंध दिया है और जो 4 निबंध है ना, ये बिल्कुल टॉप निबंध है। इससे बाहर कोई भी निबंध आप सभी के 22 फरवरी हिंदी के पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, पूरे इसी में से आएंगे। पहला है आतंकवाद की समस्या और समाधान, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ठीक है, छात्र और अनुशासन, प्रदूषण की समस्या और समाधान। लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा चैनल पे विजिट करके। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम आपको बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध बता देते कैसे आपको बोर्ड के पेपर में लिखना है। सबसे पहले आप सभी को कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर ऐसे निबंध लेखन लिख देना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो भी नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे 30 है तो 30 लिख देना है। किस टॉपिक पे हमें लिखना है, तो बेरोजगारी की समस्या पर हमें निबंध लिखना है। उसको आपको ऐसे ब्लैक पेन से इस तरीके से थोड़ा बड़ा साइज में लिखने के बाद नीचे आपको ऐसे अंडरलाइन दे देना है। ठीक है, और आप सभी को इस तरीके से ये सब चीजें इनको भी बना देना है, क्योंकि आपको फ्रंट पेज को इसको सजा देना है। इसके बाद देखिए ऐसे लिखने के बाद किसी भी आप लोग निबंध लिखोगे, सबसे फर्स्ट हेडिंग आप लोग रूपरेखा लिखोगे। ठीक है, रूपरेखा के अंतर्गत आप सभी को वो चीजें लिखना है, यानी आप लोग इस पूरे निबंध लेखन में जितने भी हेडिंग का यूज करोगे, इस निबंध लिखने के अंतर्गत जितने हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं, वो आपके रूपरेखा को ही देखेंगे, आपकी हेडिंग को वो देखेंगे सिर्फ। ठीक है, और अगर हेडिंग इस तरीके से आप लोगों ने लिखा है 5 हेडिंग, ठीक है, तो आप सभी को एग्जामिनर जब ये देखेंगे तो उनको लगेगा कि आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट हो, क्योंकि ये जो हेडिंग है आप लोग इस पूरे हेडिंग के अंतर्गत इस पूरे निबंध में लिखे होंगे। ठीक है, जितने भी निबंध लेखन होते हैं सबसे पहला उसका हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार होता है। ठीक है, तो प्रस्तावना, दूसरा हो गया बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, तीसरा हो गया बेरोजगारी का कारण, बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या है, और यानी समाधान क्या है। ठीक है, वही समाधान वाला क्वेश्चन जो, और लास्ट रहेगा उपसंहार। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना, अगर एक हेडिंग पूरा हो गया तो आपको 1 से 2 लाइन गैप देकर नेक्स्ट हेडिंग को आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यानी इसमें जितने भी हेडिंग है, अब उसको एक एक हेडिंग को ऐसे लिखने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी उसके बारे में लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला हेडिंग प्रस्तावना है, तो यहाँ पे हमने प्रस्तावना हेडिंग ब्लैक पेन से लिख दिया। इसके बाद देखिए अब आपको शुरुआत कैसे करना है, यानी प्रस्तावना में क्या लिखना है। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। ठीक है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और इससे क्या हो रहा है कि एक ओर गरीबी हो रहा है, भुखमरी, तो दूसरी ओर क्या हो रहे हैं, दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश की भावनाएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तथा अनुशासनहीनता भी बढ़ावा मिलता है, यानी अनुशासनहीनता का भी उनको बढ़ावा मिल रहा है। इसमें क्या है, अनुशासनहीनता में क्या आ जाएगा, जैसे चोरी, डकैती और हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी ही है। ठीक है, जैसा कि आप लोग डेली न्यूज समाचारों में सुनते हो कि पैसे नहीं थे। ठीक है, यानी कि पैसों की कमी के कारण लोग आत्महत्या कर लिए। ठीक है, पैसों की कमी के कारण लोग चोरी कर लिए, किसी के घर कोई बीमार हो गया जिससे पैसे नहीं है तो लोग दूसरे के घर में चोरी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये सब बेरोजगारी के कारण ही हो रहे हैं। ठीक है, अगर उनके पास पैसे होते जो इस तरीके से, ठीक है, डकैती, चोरी, आत्महत्या करते, तो वो इस तरह से कदम ना उठाते। तो इस तरीके से ये सब चीजें जो है, ये सब बेरोजगारी ही इसको बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है, आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि भी जो है बेरोजगारी का प्रमुख कारण बन चुका है। ठीक है, क्योंकि लोग अत्यधिक जनसंख्याएं बढ़ रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि सभी जितने भी जैसे पढ़े लिखे हो गए या कोई अगर जैसे मजदूर वगैरह हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कल कारखानों में, तो उसमें भी लोग भर जा रहे हैं, जिससे उनको काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जिससे वो लोग बेरोजगारी की समस्याओं में पड़ जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि भी बेरोजगारी का कारण, ठीक है, बन चुका है। अब इसके बाद देखिए बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आप सभी को यानी कि कुछ इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना होता है। और आप लोग अगर हाइलाइटर का यूज करना चाहते हो तो आप लोग हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो।
ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से हाइलाइटर का यूज करोगे तो आप सभी के यानी जो निबंध लेखन है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। और एक टॉपर की यही तरीका होती है। तो जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो आपको ऐसे क्या करना है, उस पर ऐसे हाईलाइट उसको कर देना है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर की नजर ये इंपॉर्टेंट चीजों पर पड़ जाती है, ठीक है। और वो आप सभी को पूरे के पूरे फुल मार्क्स देते हैं। उनको लगेगा कि ये जो स्टूडेंट है वो बहुत ही टैलेंट और बहुत ही टॉपर स्टूडेंट है जो इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि इस जो है लिखने की इनको तरीका पता है, ठीक है, जिसके कारण आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर दे देंगे। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको आप लोग ऐसे अगर हाईलाइट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग ऐसे हाईलाइटर का यूज करके भी हाईलाइट कर सकते हो। जैसे क्या है बेरोजगारी का, देखिए इंपॉर्टेंट जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो है कि इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी व्यक्ति को उचित रोजगार न मिलना, ठीक है, ये बेरोजगारी का अर्थ होता है। तो इस तरीके से आपको पूरा ऐसे आपको फ्रंट पेज में सबसे पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप सभी को नेक्स्ट हेडिंग लिखना है बेरोजगारी का अर्थ, ठीक है। बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, ठीक है, प्रचलित मजदूरी पर काम करता है और उसे काम न मिले तो उसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। बालक, वृद्ध, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ठीक है, क्योंकि बालक जो होते हैं वो यानी 14 से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करते हैं, ठीक है, वो काम नहीं करते, नहीं वृद्ध जो व्यक्ति है वो काम करते हैं, और नहीं अपंग जो है उनको यानी दिव्यांग लोग भी काम नहीं करते, ठीक है, वो बेरोजगार के जो है इसमें नहीं आते हैं, श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि वे काम करने योग्य नहीं, क्योंकि वो अभी काम करने योग्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हेडिंग बेरोजगारी का कारण क्या है। देखिए बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, ठीक है, अनेक जैसे क्या है अब क्या हो रहे हैं कि जैसे पहले क्या होता था कि मिर्च वगैरह का जो खेत है उसमें मिर्च के जो पौधे लगे होते थे ना, उनको कोड़ा मारने के लिए मजदूर को रखा जाता था, ठीक है, उस पे मिट्टी चढ़ाने के लिए मजदूरों को रखा जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब कोड़ा मारने वाली यानी जो मिट्टी चढ़ाने वाली मशीन आ गई, ठीक है, जिसके कारण मजदूर उतने नहीं पूछे जाते। तब क्या हुआ, मजदूर ऐसे ही बेचारे मर रहे हैं खाए बिना, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, ये समस्या यानी ये वैज्ञानिक लाया हुआ है, यानी विज्ञान उसको लाया हुआ है, ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण है कोड़ा मारने वाला मशीन, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले लोग 2-3 लोगों को बुला करके मजदूरों को 2 बैल लेकर के खेत की जुताई कराते थे, ठीक है। अब क्या है, अब अनेक प्रकार की मशीनें आ गई हैं, रोटावेटर करना, बहुत सारे यानी खेतों को कई प्रकार से जोतने वाली मशीन आ गई है, ट्रैक्टर आ गए, ठीक है, जिसके कारण अब बैलों के कहाँ कोई पूछता है, ठीक है, और न ही अब जो है मजदूर को लगाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे अब क्या है कि पानी की छिड़काव करने के लिए भी मशीनें आ गई हैं, ठीक है। तो ये सब इनको कौन ला रहा है, इनको वैज्ञानिक ला रहे हैं, ठीक है। वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, अनेक प्रकार के मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में, ठीक है, शरणार्थियों का आगमन, मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि हो रही है, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या है। बेरोजगारी को दूर करने के निम्न तरीके हैं, ठीक है, निम्न तरीके अपनाना चाहिए। क्या क्या तरीके हैं, पहला कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, ठीक है, परिवार नियोजन को विस्तारित करना, शिक्षा को विकसित करना, ठीक है, कुटीर उद्योगों का विकास करना, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना यानी कल कारखानों की इस तरीके से निर्माण कराना, कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना, सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, यानी इन सब चीजों को, ये मनरेगा को सुचारू रूप से चालू कर रखना, ठीक है, ये सब पुल निर्माण, मनरेगा, सड़कों का निर्माण, ये सब चीजें होंगी तो क्या होंगे, मजदूर उसमें पूछे जाएंगे काम करने के लिए, जिससे उनको रोजगार मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए सरकार जो है कहीं कहीं आप लोग देखोगे कि मनरेगा वाले कार्य को जो है चलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे उपसहार। उपसहार में आपको ये लास्ट हेडिंग होता है निबंध का, इसमें आपको अपने विचार देना होता है, यानी बेरोजगारी को दूर करने का हमारा इसमें क्या विचार है हम सभी का, ठीक है।
बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी अगर कोई 200-300 रुपए की रेट चल रही है मजदूरों की, ठीक है, अगर कोई 100 रुपया दे और कहे कि चलो काम मेरा कर दो, तो नहीं जाना चाहिए मजदूरों को। ठीक है, इस तरीके से हमें स्वयं को छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या हो गया, कोई इस तरीके से मजदूर लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनको क्या है कि काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, जैसे कुछ पैसे मजदूरी करके जुटाएं तो उससे उनको क्या करना चाहिए, जैसे ये सब दोना पत्तल के जो काम नहीं होते हैं जिसमें चाट गुलगप्पे ये सब खाए जाते हैं, वो सब दोना पत्तल को बनाया जाए। ठीक है, जैसे कुम्हार हो गए तो वो दिया ये सब होता है जो उसको बनाए, इस तरीके से वो कुटीर उद्योग करे। ठीक है, तो वही है यहाँ पे कि हमें स्वयं को छोटा धंधा शुरू करके, ठीक है, लोगों को रोजगार देना चाहिए तथा बहुत ही जरूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा निबंध आपको ऐसे ही लिखना है। आप सभी लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको पूरा निबंध ऐसे ही लिखना है। ठीक है, लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा चैनल पे विजिट करके। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम आपको बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध बता देते कैसे आपको बोर्ड के पेपर में लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप सभी को, ठीक है, ये जो है क्लास 10th हिंदी का पेपर, इसको बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये पेपर हमने आपको बताया कि बहुत ही वायरल पेपर, इसमें से सभी क्वेश्चन लगभग 100% गारंटी की पेपर में आएंगे। ठीक है, आप सभी लोग हिंदी में मात्र इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा, 70 में 70 छापोगे। और इसके अलावा आप लोग हमारे चैनल पे 10 सेट पेपर की वीडियो और बनी है, उसको भी आप लोग एक नज़र जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट से, क्योंकि हो सकता है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए। यानी ये जो पेपर, इसमें से आपका जैसे 70 में 60 नंबर के क्वेश्चन इसमें से। अगर आप लोग इस पेपर के अलावा 10 सेट जो पेपर की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बना है, पहले से हम हिंदी के बता चुके, उसको तैयार कर लेते हो ना, तो पूरा 70 में 70 की गारंटी है कि आएगी, पक्का आएगा, कोई शक नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर प्लेलिस्ट से देख लीजिए। अगर आपको किसी विषय में पास होने की ट्रिक चाहिए तो उसको भी देख लीजिए आप लोग प्लेलिस्ट से। ठीक है, बाकी आप सभी के पास समय जो है बिल्कुल नहीं है, आप लोग जल्दी से इस पेपर को तैयार कर लो। ठीक है, आप लोग 22 फरवरी के जिस दिन आप लोग का एग्जाम रहेगा उसके एक दिन पहले आप लोग इस पेपर को जरूर तैयार कर लेना, पूरा देख करके जाना। 100% जो है इसी पेपर में से सभी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कीजिए। और आप सभी को वीडियो कैसा लगा अपनी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।